तो फाइनली लेकर आ चुका हूं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चंस का पूरा रिवीजन यहां पे मैं आपके सामने कवर कराने वाला हूं। 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एनटीपीसी को उठाकर देखते हैं तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो वही टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा समिट और सम्मेलन से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, पुरस्कार और सम्मान, प्रमुख लेखक, नासा, इसरो, डीआरडीओ ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है, इस तरीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट इन इंडिया, स्पोर्ट करंट अफेयर, वेब पोर्टल करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम करंट अफेयर, अपॉइंटमेंट, इकोनॉमी, पर्यावरण, एशियंट हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटी और बायोलॉजी के 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 से ज्यादा क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपके सामने कवर कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन बनेगा कि एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से ली गई है एकल नागरिकता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोविंद राजन पद्मनाभन को। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि पहले विज्ञान रत्न जो पुरस्कार है वो गोविंद राजन को प्रदान किया गया है। आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख सकते हैं कि इनको द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा फर्स्ट विज्ञान रत्न पुरस्कार ये इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि बांग्लादेश कितने भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। तो कितने भारतीय राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 5 भारतीय राज्य से बांग्लादेश सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत का पहला स्वयं का एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो किस वर्ष तक मोदी जी ने अनाउंस किया है कि भारत का स्वयं का अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो 2035 तक ये घोषणा की गई है कि 2035 तक भारत का स्वयं का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, एक स्पेस स्टेशन होगा। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं कि इंडिया विल हैव इट्स ऑन स्पेस स्टेशन बाय 2035 यानी कि 2035 तक स्वयं का एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो ये मोदी जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 किसे इंगित करता है। तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत क्या आता है। उपाधियों का अंत आता है, अप्रस्तुता है, धर्म जाति का भेदभाव की लोक नियोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपाधियों का अंत। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बाकी 15 में अगर हम लोग बात करें कि आर्टिकल 15 में क्या है तो धर्म जाति का भेदभाव न करना। आर्टिकल 16 में क्या है लोक नियोजन है। तो ये आपको याद रखना। आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत है। तो ये सभी आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की किस सत्र की मेजबानी की है। तो 46वीं बैठक का आयोजन किया गया है भारत ने। तो भारत ने पहली बार है जो कि विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है, इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अब इसका आयोजन कहां पर किया गया भारत में। तो नई दिल्ली में। तो ये भी आपको याद रखना कि नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति यानी कि 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें भारत जो है पहली बार इसका होस्ट कर रहा है। तो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं कि मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और भारत ने पहली बार है जो कि 46वीं वर्ल्ड हेरिटेज समिति की बैठक का आयोजन किया है। बाकी न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जुते हुए खेत की खोज की गई है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य तो कहां से प्राप्त हुए हैं। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। और कालीबंगा से काली चूड़ियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये भी याद रखना आप। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन अवध का पहला नवाब था। तो अवध का पहला नवाब कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा शहादत खान। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए क्योंकि भारत में कोई चीज़ पहली बार एस्टैब्लिश की जाए या विश्व में कोई चीज़ पहली बार एस्टैब्लिश की जाए उसको शुरू किया जाए तो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर है इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो फिर कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो बिहार में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। बाकी आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट विराट रामायण मंदिर
कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है, कहाँ पर निर्माण किया गया है, बिहार में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, बाकी ये याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर 1946। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो मैं आपको करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूँ, ये लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर है, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि अंडर 17 और अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो ये जॉर्डन के अम्मान शहर में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं। और इस चैंपियनशिप में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया फिनिश ऑन टॉप अंडर 17 और अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहां पर इसका आयोजन किया गया, जॉर्डन के अम्मान में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन से जुड़े थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन से जुड़े थे। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है। और ये दिव्यांग लोगों के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। जो टैलेंट दिव्यांग जन है उनके लिए ये दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का प्रदर्शन का आयोजन 2024 में भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं कि दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति इंडिया सेलिब्रेट दिव्यांग टैलेंट कहां पर के IIT कैंपस इन भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो जो भी फेमस सम्मेलन है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मेलन होते हैं, समिट होती हैं, बैठकें होती हैं, वे एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो सर इसका आयोजन किया गया है अमेरिका में। अमेरिका में कहां पर किया गया है। तो वाशिंगटन DC में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है और कहां पर किया गया है। तो अमेरिका में किया गया है। अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसका आयोजन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना। अब स्टैटिक पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या हो, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं। तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका गठन किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्यता देश 32 हैं। बाकी महासचिव की अगर हम लोग बात करें तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग ये महासचिव हैं वर्तमान में नाटो के। तो ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। चलिए इसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन बनेगा कि गांधी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मनियंत्रण। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय म्यूजियम कहां पर खुलेगा, कहां पर खोला गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये खोला गया है हरियाणा के सोनीपत में। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि हरियाणा के सोनीपत में इंडिया का पहला, भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम खोला गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं कि इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इन सोनीपत हरियाणा। तो सोनीपत में इसे एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि M.K. गांधी ने निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में से एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो किस में भाग लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि कौन भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक हैं। तो कौन बन गए हैं भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपी चंद थोटाकुरा। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये इंडिया के, आप इनका पहले फोटो देख लीजिए कि ये हैं गोपी चंद। ये क्या बन गए हैं, ये भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर नाम की पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदीप्त सेन गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि सुदीप्त सेन गुप्ता के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नाम की पुस्तक को इन्होंने लिखा है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य सरकार की एक पहल जिसका नाम सुभद्रा योजना को शुरू किया है। तो ये किस राज्य की सुभद्रा योजना है जो कि मोदी जी के द्वारा इसे शुरू किया गया है, स्टार्ट किया गया है। तो उड़ीसा राज्य की है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं।
चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, और ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन में कवर कराया कि भारत जो है पहली बार विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन कर रहा है। तो इसका आयोजन मैंने नई दिल्ली में भी आपको बताया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं कि पहली बार फर्स्ट टाइम है जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है किस चीज़ का, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज समिति का आयोजन। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत रूसी तेल के शीर्ष आयातक के रूप में किस देश से आगे निकल गया है। तो किस देश से आगे निकल गया है भारत रूसी तेल के शीर्ष आयातक के रूप में। तो ये चाइना को पीछे छोड़ा है। ठीक है, भारत ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए और रूसी तेल का शीर्ष आयातक बनाया भारत। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं कि इंडिया सरपास चाइना एज रसिया टॉप ऑन बायर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नेशनल डॉक्टर्स डे यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मई 2024 में शुरू की गई दुनिया की दूसरी सबसे लग्जरी ट्रेन जिसका नाम पैलेस ऑन व्हील्स है, ये उत्तर प्रदेश के किन शहरों में अपनी यात्रा करेगी, ये किन शहरों में ये चलाई जाएगी। तो ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये दुनिया की दूसरी सेकेंड सबसे लग्जरी पैलेस ऑन व्हील्स ये एक ट्रेन है, लग्जरी ट्रेन, जो कि उत्तर प्रदेश के किन शहरों में ये यात्रा शुरू की जाएगी। तो अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा और वृंदावन जैसे शहरों में इसे शुरू किया जाएगा। तो पैलेस ऑन व्हील्स ये एक लग्जरी ट्रेन है, दुनिया की दूसरी सबसे लग्जरी ट्रेन जिसका नाम पैलेस ऑन व्हील्स। तो ये एक ट्रेन है जो कि अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, तो इन सभी जगहों में इसको शुरू किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। तो किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में की गई थी, तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था। तो ये बिंबिसार का पुत्र था। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हर्यक वंश से मगध के पहले का शासक कौन थे, तो बिंबिसार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है हर साल। तो कब मनाया जाता है, तो सर ये मनाया जाता है 1 मार्च को। तो ये आपको याद रखना। और 1 जुलाई को अभी मैंने बताया था कि डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, तो इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है और ये दोनों गुलाम वंश से संबंधित हैं। बाकी अगर पूछा जाए कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है और इल्तुतमिश की लड़की रजिया सुल्तान। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेसोपोटामिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी का अनावरण कहाँ पर किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की ये पहली वैदिक घड़ी है जिसका अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा और मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये भी याद रखना। अगला है कि किस राज्य ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है। तो किस राज्य ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा अशोका ने बनवाया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। तो डेन्यूब नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि किस देश की प्रजनन दर वर्ष 2023 में न्यूनतम स्तर 0.72 पर पहुंच गई है। तो दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर पहुंच गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस देश में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की स्थापना की गई है, तो किस देश में की गई है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड में की गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि थाईलैंड में लॉर्ड बुद्ध के
पवित्र अवशेषों की स्थापना की गई है। थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मार्च 2024 में कौन सा देश एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंडों का आकर्षणकर्ता बन गया है? तो कौन सा देश बना है? तो भैया भारत बन गया है आकर्षणकर्ता विदेशी फंडों के मामले में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं, और जो इमेज में लिखा है आप उसे जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि आप इमेज में जो लिखा है उसे पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस भी आपको याद रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि इनमें से कौन स्वपोषी कहलाते हैं? तो पौधे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो स्वपोषी होते हैं ये अपना भोजन क्या करते हैं कि स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो जो स्वयं बनाते हैं तो पौधे ही हो सकते हैं, तो अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। जो गाय है, भैंस है, ये लायन है, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो फिर इनको कौन सा इनको क्या कहा जाता है, इनको किस में रखा जाता है? तो ये परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे हम लोग हो गए, इंसान हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, लायन हो गया, तो ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो इनको हम लोग परपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन बनेगा मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। अब एक मैक्रो पोषक होता है, एक माइक्रो पोषक तत्व होता है। एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। जो मैक्रो पोषक तत्व हैं वो कौन से होते हैं? तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पानी। ठीक है, तो ये जो होते हैं मैक्रो पोषक तत्व, तो ये वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पानी होते हैं। अब मैक्रो की अगर हम लोग बात करें तो फिर मैक्रो में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? तो एक तो विटामिन हो जाएगा और एक मिनरल्स हो जाएंगे, तो ये आ जाएंगे मैक्रो में। जो मैक्रो होता है वो प्रोटीन, पानी, कार्बोहाइड्रेट और वसा में आ जाएंगे। तो ये आपको जानकारी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बाकी आप इस तरीके से लिस्ट के फॉर्मेट में जो मैक्रो पोषक तत्व होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और पानी। माइक्रो पोषक तत्व की बात करें तो विटामिन और मिनरल्स हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी संस्था अवैध ऋण देने वाले ऐप्स के प्रसार से निपटने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, इसे डिजिटा भी कहते हैं, ठीक है, की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो आरबीआई ने इसकी स्थापना की है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो भी ऐप्स हैं ऑनलाइन के माध्यम से जो भी ऋण देते हैं, लोन देते हैं, उन पर नजर रखने के लिए इस डिजिटा को शुरू किया है आरबीआई ने, तो उस पर ये नजर रखेगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, डिजिटा, टू बी सेटअप बाय आरबीआई के द्वारा इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि शीशे के सिक्के किसने शुरू किए थे? तो शीशे के सिक्के किसने शुरू किया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंशों ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाना साहेब। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जफरनामा के लेखक कौन है? तो जफरनामा के लेखक कौन है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करेगा? तो किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार एक बायोप्लास्टिक पार्क जो है स्थापित करेगा? तो लखीमपुर खीरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश आ बायोप्लास्टिक पार्क इन लखीमपुर खीरी में स्थापित किया गया है। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटीन डैश से मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन जो है किससे मिलकर बने होते हैं? तो ये अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्लांट की कोशिका भित्ति डैश से बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रोटीन का कार्य होता है कि शरीर के ऊतकों का निर्माण करना और उसकी मरम्मत करना, तो प्रोटीन का कार्य होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है दूध में। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में। तो ये भी आपको याद रखना कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो फिर कैसीन नाम का प्रोटीन दूध में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और भी काफ़ी सारे प्रोटीन हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर हम लोग कैराटिन की बात करें, ये कैराटिन नाम का प्रोटीन है, ये किसके लिए होता है? ये बालों की मजबूती प्रदान करता है।
ठीक है, इसके लिए ये होता है। तो केराटिन से आप समझ गए कि ये हेयर के लिए होता है, बालों की मजबूती के लिए केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कोलेजन नाम का प्रोटीन ये किसके लिए होता है, ये स्किन के लिए होता है, चेहरे के लिए होता है, चेहरे की चमक के लिए होता है कोलेजन नाम का प्रोटीन। तो ये आपको याद रखना है। अब आपसे और भी क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मांसपेशियों के संकुचन में सहायक कौन सा प्रोटीन करता है, तो मायोसिन नाम का प्रोटीन है जो कि मांसपेशियों के संकुचन में सहायक करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक प्रोटीन है मायोसिन नाम का प्रोटीन, ये मांसपेशियों के संकुचन में सहायक करता है। तो ये आपको याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि दीपिका कुमारी ने 2024 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 2024 में तीरंदाजी वर्ल्ड कप फाइनल का मुकाबला खेला गया था वो मैक्सिको में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप इमेज भी देख सकते हैं कि दीपिका कुमारी विंस सिल्वर मेडल एट 2024 आर्चेरी वर्ल्ड कप फाइनल इन मैक्सिको में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना। और इसका कौन सा संस्करण था, तो 18वां संस्करण था जो कि आर्चेरी फाइनल वर्ल्ड कप 2024 में इसका आयोजन किया गया था मैक्सिको में। इसमें भारत किस स्थान पर रहा है पदक तालिका में, तो सेकंड स्थान पर रहा है, जिसमें 7 गोल्ड जीता है भारत ने टोटल और 7 सिल्वर और तीन ब्रोंज मेडल के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि कर्नाटक जो है पहले स्थान पर रहा है 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, इस चैंपियनशिप का आयोजन तो गोवा में किया गया था 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन। तो ये आपको याद रखना। और कर्नाटका इसमें पहली रैंक हासिल किया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने 2024-25 सीजन का ईरानी कप जीता है, तो किसने जीता है भैया 2024-25 का ईरानी कप, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई ने जीता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कहां पर शुरू किया गया था, तो लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था ईरानी कप 2024-25 का आयोजन। तो ये आपको याद रखना है। बाकी और दूसरा मैच भी आप देख सकते हैं कि इकाना स्टेडियम में खेले गए मुंबई ने रेस ऑफ इंडिया को हराकर अपना 16वां ईरानी कप 2024-25 सीजन का खिताब जीता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। अक्टूबर 2024 में तो 5 क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वो 5 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, तो आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं। असम, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत, ये 5 भाषाएं हैं जो कि अक्टूबर 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है 5 शास्त्रीय भाषाओं। तो मराठी, पाली, बंगाली, प्राकृत और असमिया, तो ये 5 भाषाएं हैं टोटल जो कि दर्जा दिया। अब टोटल भारत में कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं, तो टोटल 11 हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो वो भी आप एक नज़र देख लीजिए। एक तो हो जाएगी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया हो जाएगा। अब इसके बाद कौन कौन से हो जाएंगी, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असम। तो ये 11 टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हैं जो कि भारत में है। तो बाकी ये याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया गया है, तो किसे अपॉइंट किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तुहिन कांत पांडे को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तुहिन कांत पांडे को न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से शैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, तो गोंडवाना समूह। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि संतोष ट्रॉफी 2024-25 के बारे में कौन सा कथन है जो कि इसकी सही व्याख्या करता है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 2024-25 का सीजन संतोष ट्रॉफी को पश्चिम बंगाल ने जीता है। दूसरा कह रहा है कि यह पश्चिम बंगाल का 33वां खिताब है। तीसरा कह रहा है कि 24-25 संतोष ट्रॉफी इसका 78वां संस्करण खेला गया था। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन का लाने का मकसद ये था स्टेटमेंट जैसा वाला कि आपसे 2-3 पॉइंट इससे क्लियर हो जाएंगे। अगर ये एग्जाम में आएगा तो आपसे ये सही हो जाएगा, ये पूछा जाएगा तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ये आएगा तो ये आप सही कर ले जाएंगे संतोष ट्रॉफी के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए। तो ये आपको याद रखना कि तीनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। तो उपर्युक्त
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो संतोष ट्रॉफी 2025 है उसका खिताब किसने जीता? पश्चिम बंगाल ने जीता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आप इमेज भी देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल ने केरला को हराकर फाइनल में ये 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है और इसका 78वां संस्करण है जो कि खेला गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। दूसरा कह रहा है कि इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा कह रहा है कि जो भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता की सुविधा प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। तो उपर्युक्त सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, तीनों स्टेटमेंट इसके विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, भारत पोल पोर्टल को अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? तो किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? तो ये अक्टूबर नवंबर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी स्पेस कंपनी अपना न्यू ग्लैंड रॉकेट लॉन्च करने जा रही है? तो ब्लू ओरिजन स्पेस कंपनी है, इसने अपना पहला न्यू ग्लैंड रॉकेट लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं कि ब्लू ओरिजन न्यू ग्लैंड रॉकेट लॉन्च किया है अपना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि वर्ष 2015 और 16 में भारत का कौन सा राज्य है जो कि गेहूं के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि भारतीय चुनाव आयोग ने कहां पर मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक इस पहल को शुरू किया है? तो कहां पर शुरू किया है? चंद्रयान से चुनाव तक इस पहल को शुरू किया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव लॉन्च्ड टू इंक्रीज वोटर अवेयरनेस इन वेस्ट दिल्ली में इसको शुरू किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो किस वर्ष की गई थी? तो ये 1984 में की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और भी क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, किस देश से क्या लिया गया है? जैसे कि ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय सरकार, कानून शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता ये ली गई है। ठीक है, कैबिनेट प्रणाली ली गई है, विशेषाधिकार रेट लिया गया है और संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं। अब इसके बाद आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से राज्य की नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ली गई है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सब आयरलैंड से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना क्योंकि एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब अमेरिका की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक समीक्षा ली गई है, संविधान की प्रस्तावना ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य लिए गए हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है इस प्रक्रिया को। और इसके बाद कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित हैं, केंद्र राज्यों में राज्यपालों की अपॉइंटमेंट करता, ये लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र अधिकार, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, आर्टिकल 108 अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें रूस की, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, न्याय के आदर्श लिए गए हैं। फ्रांस से क्या क्या लिया गया? गणतंत्र की अवधारणा ली गई है। तो बाकी ये आपको याद रखना है। जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन, ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्य निलंबित कर दिए जाते हैं, तो ये जर्मनी से लिया गया है। तो ये सभी आपको याद रखना कि किस देश के संविधान से अपने भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, क्योंकि एक प्रश्न इससे फिक्स होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि भारत में कागजी मुद्रा
पहली बार कब शुरू की गई थी? तो कागजी मुद्रा को पहली बार कब शुरू किया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1862 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी? तो 1957 में शुरू की गई थी। चलिए इसके बाद अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक को डैश करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10,000 तक के नोट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो गोंडवाना क्रम। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता है भारतीय संविधान की। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये 15 से 16 टॉपिक और लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको बेहतरीन लगा होगा। और इसी तरीके से मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराता रहूंगा। और 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये 100 क्वेश्चंस का कंबाइंड सेशन है। उम्मीद है आपको बेहतरीन लगा होगा। अगर सेशन आपको बेहतरीन लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी चैनल में अगर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।